नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। मित्रों, आज एक और नई वीडियो लेकर मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, एक और नया मजेदार वीडियो जो आप लोगों की तैयारी में चार चांद लगा देगा। जी हाँ दोस्तों, हम शुरू कर चुके हैं RCIT एग्जाम की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण सीरीज, जिसका महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। दोस्तों, फिर से एक बार सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, सभी को राम राम, जय श्री राम। क्वेश्चन नंबर 1 हम शुरुआत 1 नंबर से करेंगे। टोटल 35 क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने नई या फिर पहले बार देखे होंगे, किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेंगे और एग्जाम में पूर्णतया मिलते हैं, ऐसे प्रश्न हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है मित्रों, MS वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट स्टाइल और आकार को बदलने के लिए कौन सा मेन्यू विकल्प प्रयुक्त किया जाता है। अर्थात MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट यानी सिलेक्टेड टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल बदलना, आकार बदलना, ये अगर करना हो तो आप कौन सा मेन्यू काम में लोगे। ऑप्शंस हैं पेज लेआउट, इंसर्ट, फॉन्ट या फिर फॉर्मेट में एंटर। मित्रों, इसका सही जवाब है फॉन्ट ग्रुप। आप फॉन्ट ग्रुप का प्रयोग करके इन सब में बदलाव कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, MS वर्ड 2010 में आपके द्वारा संदर्भित की गई पिछली क्रिया को पुनः प्राप्त करने के लिए यानी वापस से प्राप्त करने के लिए क्या बटन दबाते हैं। मित्रों, पूछ रहा है कि अगर आपने अभी वर्तमान में कोई कार्य कर दिया, उसको हटाकर वापस से नई फाइल लाने के लिए आप क्या करते हैं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों कंट्रोल Z, अर्थात हम उसके लिए क्या करते हैं, अंडू करते हैं। प्रश्न नंबर 3, MS वर्ड 2010 में जब आपका दस्तावेज मुद्रित होने पर यानी प्रिंट होने पर कैसा दिखेगा, तो उसे देखने के लिए कौन सी विशेषता है। मित्रों, आप चाहते हो कि आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद कैसा दिखाई दे, आप उसे देखना चाहते हो कैसा प्रिंट निकलेगा, तो उसके लिए आप प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू। अगला है चौथा प्रश्न क्या है, देखिए चौथा प्रश्न है मित्रों, MS वर्ड 2010 में कौन सा रिबन टैब विकल्प आपके दस्तावेज में टेबल, चित्र और चार्ट जोड़ने के लिए होता है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में टेबल, चित्र और चार्ट जोड़ना चाहते हैं तो मित्रों आप इंसर्ट टैब का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन 20 का सही आंसर है। पांचवा प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में दस्तावेज सहेजने के लिए यानी कि सेव करने के लिए डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है। जब आप MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो अपने आप किस एक्सटेंशन नेम के साथ वो सेव होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका सही जवाब मैं बता देता हूं। ऑप्शन डी .docx, ये इसका सही जवाब है। छठा, MS वर्ड 2010 में दस्तावेज के पंक्ति की शुरुआत में तेजी से जाने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी का संयोजन का इस्तेमाल हम करते हैं। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में पंक्ति की शुरुआत में जाना चाहते हैं तो आप होम बटन दबाएंगे। मित्रों, क्या दबाएंगे, होम बटन दबाएंगे। और किसी भी लाइन के एंड में यानी अंत में जाना हो तो एंड दबाएंगे। मतलब क्या है, ध्यान से समझो। जैसे आप यहाँ पर एक पहली लाइन पढ़ रहे हो, MS वर्ड 2010 में दस्तावेज की पंक्ति, ये वाली लाइन है, इसमें मान लो आपका कर्सर यहाँ पर है बीच में। अब आप स्टार्टिंग में यहाँ पर एक साथ जाना चाहते हो सीधे डायरेक्टली एक ही बटन से, तो आप होम बटन दबाओगे। और अगर आप एंड में यहाँ पर जाना चाहते हो मित्रों इस जगह, तो आप एंड बटन दबाओगे। तो यहाँ पर आपको शुरुआत में जाना है तो होम बटन आप दबाएंगे। सातवां प्रश्न है, MS वर्ड 2010 संरेखित करने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। यानी कि MS वर्ड 2010 में अगर आप उसको फाइल को क्या करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, ठीक है, संरेखित करना चाहते हैं तो कौन सा बटन दबाते हैं। इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा, इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए कंट्रोल S। यहां पर कंट्रोल S शॉर्टकट इसका रहेगा सेव करने के लिए। अगला है नेक्स्ट, एक्सेल 2010 में नंबर्स की एक रेंज में सबसे उपयुक्त वैल्यू को खोजने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयुक्त किया जाता है। अर्थात आप नंबर्स की एक रेंज में क्या खोजना चाहते हैं, सबसे अधिक वैल्यू को ढूंढना चाहते हैं। मित्रों, सबसे अधिक यानी मैक्सिमम, अधिकतम मैक्सिमम, तो मैक्स फंक्शन आप काम में लेंगे। नवा है, एक्सेल 2010 में वी लुकअप फंक्शन क्या करता है। मित्रों, ये प्रश्न बताऊं उससे पहले एक जानकारी दूंगा। RCIT एग्जाम में वैकेंसी गुरु से जितने भी विद्यार्थियों ने पिछले
6-7 साल में तैयारी करी है, एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है, सिंगल विद्यार्थी जो फेल हुआ है। आज तक की गारंटी है, ये रिकॉर्ड है कि आज तक एक विद्यार्थी फेल नहीं हुआ, और आप भी गारंटी से कहता हूं पास होंगे अच्छे नंबर से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा आगे भी तो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक्सेल 2010 में वी लुकअप फंक्शन क्या करता है। मित्रों, एक्सेल 2010 में वी लुकअप फंक्शन जो है ये क्या काम में आता है, मैं बताता हूं। एक्सेल में वी लुकअप जो है किसी संबंधित रिकॉर्ड का, संबंधित वैल्यू का पता लगाता है। अर्थात एक टेबल होती है, एक सारणी में पहले कॉलम में जो वैल्यू की खोज करता है और उसी पंक्ति में एक संबंधित वैल्यू का पता लौटाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा, यानी संबंधित मान का पता लगाता है। अगला है, एक्सेल 2010 में डेटा मान्यता सुविधा का क्या उद्देश्य है। मित्रों, एक्सेल 2010 में डेटा मान्यता सुविधा का उद्देश्य क्या है। ऑप्शंस हैं चार्ट और ग्राफ के लिए। एक, ये डेटा मान्यता का मतलब होता है डेटा वैलिडेशन, ध्यान रखना, डेटा वैलिडेशन एक्सेल में एक ऑप्शन होता है डेटा वैलिडेशन, उसके लिए पूछ रहे हैं। एक वर्कशीट में पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए, सेल में एंटर किए जाने वाले डेटा के प्रकार को प्रतिबंधित करने के लिए, या फिर डेटा को बढ़ते अथवा घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए। इसका सही जवाब है दोस्तों, सेल में एंटर किए जाने वाले डेटा को प्रतिबंधित करने के लिए। 11वां प्रश्न है, एक्सेल 2010 में विशिष्ट मानों को पूरा करने वाले एक रेंज में कितनी सेल की संख्या को गणना करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग करते हैं। अर्थात एक पूरी रेंज में कितनी संख्याएं हैं उन सबको गिनना है, ठीक है, तो किसका प्रयोग करेंगे। विशिष्ट मानों को पूरा करने वाले एक रेंज में किसी सेल की संख्या को गणने के लिए, जो है गणना करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो मान लो यहां पर बहुत सारे जो है नंबर दे रखे हैं अलग अलग, इसमें एक ये नंबर कितने बार आया, यानी मान लो यहां पर बहुत सारे नंबर दिए गए हैं, यहां पर एक नंबर कितने बार आया, तो उसके लिए काउंट इफ फंक्शन का प्रयोग करते हैं अपन, ठीक है। काउंट तो सबको गिन देगा और विशिष्ट मान को ही देखना है, तो काउंट इफ। 12वां, एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट की डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होती है। मित्रों, एमएस एक्सेल 2010 में वर्कशीट की डिफॉल्ट ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होती है, ठीक है ना। आप एक बात का ध्यान रखो, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है मित्रों। पोर्ट्रेट यानी आपने दो प्रकार के पेज देखे होंगे, एक तो सीधा पेज होता है, एक आड़ा पेज होता है, ठीक है। ये पोर्ट्रेट पेज है, ये लैंडस्केप, ठीक है ना। ये कौन सा है, सेकंड वाला लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट यानी सीधा पेज और लैंडस्केप यानी आड़ा पेज। तो एमएस वर्ड और एक्सेल दोनों में पोर्ट्रेट होता है, पावर पॉइंट में लैंडस्केप होता है। तो यहां पर एमएस एक्सेल का पूछ रहा है, तो आपका जवाब रहेगा ऑप्शन बी, पोर्ट्रेट। अगला, पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो को प्रथम स्लाइड से शुरू करने के लिए, अर्थात आप पावर पॉइंट में स्लाइड शो चलाना चाहते हैं, पहली स्लाइड से स्लाइड शो चले, प्रथम स्लाइड से चले, तो आप F5 बटन दबाते हैं। कौन सा दबाते हैं, F5। और वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो चलाना हो, तो आप 4 नंबर स्लाइड पर हो और यहीं से स्लाइड शो चलाना हो तो शिफ्ट F5 दबाते हैं, ठीक है। शुरुआत से तो F5 और वर्तमान स्लाइड से शिफ्ट F5। 14वां, पावर पॉइंट 2010 में किस रिबन टैब का उपयोग स्लाइड की पृष्ठभूमि का स्वरूप बदलने के लिए किया जाता है। आप किसी स्लाइड का बैकग्राउंड बदलना चाहते हैं, बैकग्राउंड बदलने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, होम, डिजाइन, एनिमेशन या फॉर्मेट। इसका सही जवाब है दोस्तों डिजाइन। 15वां, पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो टैब का क्या उद्देश्य है। मित्रों, पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो जो टैब है, इसका उद्देश्य होता है कि प्रेजेंटेशन को दर्शकों के लिए सेट करने के लिए, कि आपका प्रेजेंटेशन दर्शक कैसे देख सकेंगे, कितना उनको कैसा दिखाई देना चाहिए, ये सेट करने के लिए हम स्लाइड शो टैब का इस्तेमाल करते हैं। 16वां प्रश्न है, एमएस वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट प्रभाव का क्या उपयोग है। स्ट्राइक थ्रू दोस्तों टेक्स्ट को मध्य में से काटने के काम में आता है। जैसे यहाँ पर एबीसी है, बीच में से काटना है, तो ये स्ट्राइक थ्रू का काम है, ठीक है। तो टेक्स्ट के मध्य में रेखा खींचना। अगला है, कोई दस्तावेज मुद्रित होने से पहले कैसा दिखाई देगा, ये जांचने के लिए हम प्रिंट प्रीव्यू का इस्तेमाल करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये प्रश्न आया था, प्रिंट प्रीव्यू। 18वां है, खालिस्तान मूल और असंशोधित दस्तावेज का प्रमाण प्रदान करने के लिए एनक्रिप्शन तकनीकों का प्रयोग करता है। मित्रों, आपका कोई डॉक्यूमेंट मूल डॉक्यूमेंट है, अर्थात ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, तो उसकी पहचान डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से होती है, डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से की जाती है। अगला है, खालिस्तान राजस्थान के लिए
SaaS, ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस SaaS है, ठीक है ना, ये SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, और पास यानी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस आधार पर एंड टू एंड क्लाउड क्षमता कौन सा है? इसका सही जवाब है दोस्तों राजमेघ। राजमेघ आपको सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की सुविधा देता है, जहां पर आप डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन सेव कर सकते हो। राजस्थान सरकार का है। यहां पर दो प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि सास का और पास का पूरा नाम क्या है? पास का पूरा नाम होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और सास यानी वो सास नहीं है ना, दूसरी अपने घर वाली जो सास होती है ना, वो रिश्ते वाली नहीं है। ये सास का मतलब है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ओके। 20वां, यदि आप MS पावर पॉइंट 2010 में प्रेजेंटेशन को समाप्त करना चाहते हैं तो आप कौन सा बटन दबाएंगे? मित्रों, प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, एस्केप बटन दबाते हैं। कौन सा दबाते हैं? एस्केप कुंजी। तो ऑप्शन ए इसका ठीक जवाब रहेगा। 21वां है, एक्सेल 2010 में एक चयनित रेंज के लिए ऑटो सम करना, यानी आप चयनित जो है सेल है, चयनित एक रेंज है, उसके लिए ऑटो सम करना चाहते हो तो कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट दबाएंगे? मित्रों, आपसे पूछ रहा है कि सम जो फॉर्मूला होता है, सम का फंक्शन होता है एक्सेल में, इसका शॉर्टकट की क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑल्ट प्लस इक्वल। ऑल्ट प्लस इक्वल इसका शॉर्टकट होता है। 22वां, कौन सा प्रिंटर डेटा या छवियों को कागज की सतह पर तेज गति से स्याही की छोटी बूंदें छिड़ककर प्रिंट करता है? इसका जो सही जवाब है मित्रों वो है कि एक प्रिंटर जो स्याही को प्रिंट करने का कार्य करता है तेज गति से छिड़ककर, उसको हम इंकजेट प्रिंटर कहते हैं, अर्थात स्प्रे करने वाला। ठीक है, छोटी छोटी बूंदों से स्प्रे करके प्रिंट करता है इंकजेट प्रिंटर। 23वां है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 के एनिमेशन टैब में निम्नलिखित नियंत्रण समूह हैं, यानी पावर पॉइंट में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं? किसमें? एनिमेशन टैब में। और इसका सही जवाब है दोस्तों प्रीव्यू, एनिमेशन, टाइमिंग और ये सभी, उपरोक्त सभी इसका सही जवाब रहेगा। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? मित्रों, ट्रैक पॉइंट इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर नहीं है। प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या है मित्रों? आउटपुट डिवाइस। 25वां, कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में उपयोग नहीं किया जाता, अर्थात जो ना तो इनपुट है और ना ही आउटपुट है, ऐसा कौन सा है? दोस्तों, फैक्स मशीन दोनों में काम में आती है, MFD भी दोनों में काम आती है, मल्टी फंक्शनल डिवाइस, यानी फोटोकॉपिंग मशीन होती है ना बड़ी, वो वाली। मॉडेम ये भी इनपुट और आउटपुट दोनों करता है। अब आप बोलोगे सर फैक्स मशीन इनपुट और आउटपुट कैसे करती है? तो ध्यान से समझो, फैक्स मशीन अगर आप किसी को फैक्स भेजना है तो आउटपुट करेगी आपकी तरफ से इनपुट और उस साइड आउटपुट, और आप अगर फैक्स प्राप्त करोगे तो उधर से इनपुट करेगी, आपकी तरफ आउटपुट करेगी। वैसे मल्टी फंक्शनल मशीन जो है ये क्या करती है? एक बार स्कैन करती है और एक बार प्रिंट करती है। आपका कागज रखते हैं तो स्कैन हो जाता है, उसके बाद प्रिंट हो जाता है। तो स्कैनर तो क्या है? इनपुट है, और प्रिंटर आउटपुट है। वैसे मॉडेम डेटा को भेजने का काम भी करता है और प्राप्त करने का काम भी करता है। तो ये सभी ही इनपुट और आउटपुट दोनों में काम में लिए जाते हैं। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? मित्रों, वाईफाई का पूरा नाम आप सभी कमेंट करके देंगे, और इसके साथ में ये भी कमेंट करेंगे कि आप राजस्थान में किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। 26वें प्रश्न के साथ ये भी कमेंट आपको करना है। 27वां है, निम्न में से कौन सी एक प्रकार की श्रेणी है जहां ईमेल द्वारा अनचाहे मैसेज भेजे जाते हैं? अर्थात एक ऐसा स्थान जहां पर ईमेल द्वारा कोई भी अनचाहे मेल भेजे जाते हैं, वो सेव होते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों स्पैम मेल। अर्थात ईमेल के द्वारा आपको कोई भी एक ऐसा मैसेज मिले जिसमें दुर्भावनापूर्ण कोई जो है डेटा हो, उसको हम स्पैम मेल के नाम से जानते हैं, और स्पैम फोल्डर में सेव होता है। 28वां, एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण जो मुद्रित पाठ, चित्र या फोटो को डिजिटल बनाता है, उसे मित्रों हम स्कैनर कहते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उसकी जो है सॉफ्ट कॉपी बना देता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्कैनर। डॉक्यूमेंट को सेव करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मित्रों, डॉक्यूमेंट को सेव करने की प्रक्रिया, ध्यान से सुनना, मजेदार प्रश्न है, ऐसा प्रश्न नहीं देखा होगा आपने। किसी दस्तावेज को मेमोरी में स्टोर माध्यम में कॉपी करना, किसी दस्तावेज की मौजूदा सामग्री में परिवर्तन करना, किसी दस्तावेज का स्वरूप या समग्र रूप बदलना, या फिर कीबोर्ड का उपयोग करके टेक्स्ट दर्ज करके दस्तावेज विकसित करना। दोस्तों, पहला ऑप्शन सही है, यानी किसी भी दस्तावेज को मेमोरी से स्टोरेज में कॉपी करना क्या कहलाता है? यानी वो उसकी मेमोरी में रहता है, रैम में रहता है, उसको सेकेंडरी स्टोरेज में अर्थात हार्ड डिस्क में या फिर SSD में सेव करता है, तो ये सेव करना कहलाता है।
30वां, MS एक्सेल फंक्शन बराबर LEFT, लेफ्ट ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट कॉमा 2। इसका मतलब क्या है? अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या लिखा हुआ आएगा बताओ मित्रों? इसमें VM यानी ऑप्शन सी लिखा हुआ आएगा लेफ्ट से, क्योंकि लेफ्ट से आप दो अक्षर देखना चाहते हो, लिखा हुआ ना कि VMOU में दो अक्षर चाहिए हमें लेफ्ट साइड से, तो V और M दो आ जाएंगे ना। 3 होता तो O भी आ जाता, 4 होता तो पूरा आ जाता, 1 होता तो V आता। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर मित्रों इसी में प्रश्न ऐसा होता कि राइट लिखा होता लेफ्ट की जगह, तो फिर क्या आ जाता? फिर OU आता, राइट से दो आते, O और U। 31वां है, कौन सी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट नहीं है? कौन सी एक ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट नहीं है मित्रों? फ्लिपकार्ट ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट है, और अमेजन भी है, जबोंग भी है। मित्रों भीम UPI है ना, जो ऑनलाइन शॉपिंग की नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट की वेबसाइट है, यानी पेमेंट का एक माध्यम है। तो ऑप्शन सी जवाब रहेगा। मित्रों आपसे एक निवेदन है कि हमारी टीम जितनी मेहनत करके लिए आपके लिए वीडियो लेकर आती है, अच्छे अच्छे प्रश्न लाते हैं, तो आप लोग भी इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा अधिक लोगों तक शेयर किया कीजिए। व्हाट्सएप स्टेटस, ग्रुप, फेसबुक, जहां पर मौका मिले शेयर कीजिए, ताकि सभी विद्यार्थियों को इसका फायदा हो सके। ठीक है। 32वां, निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग की साइट नहीं है? मित्रों फेसबुक भी सोशल मीडिया की साइट है, इंस्टाग्राम भी है, लिंक्डइन भी है, गूगल सर्च नहीं है। गूगल सर्च कोई वेबसाइट मतलब सोशल मीडिया की साइट नहीं है, गूगल तो एक सर्च इंजन है। अगला है, राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं प्राप्त की जा सकती है? अर्थात संपर्क पोर्टल पर हम कौन सी जो है सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं? इसका सही जवाब है सरकारी विभागों में शिकायतों और शिकायतों को पंजीकृत करना। यानी सरकारी विभाग कोई है, उनके खिलाफ अगर आप शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो आप राजस्थान संपर्क पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है 34वां, आधार नामांकन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा बायोमेट्रिक डेटा जमा किया जाता है? मित्रों आधार नामांकन के दौरान आपकी आवाज पहचान नहीं ली जाती, रेटिना स्कैन किया जाता है, DNA सैंपल नहीं लिया जाता, चेहरे की जो है पहचान फोटो आपकी खींची जाती है। यहां पर बायोमेट्रिक जमा जो है, कौन सा बायोमेट्रिक डेटा जमा किया जाता है? बायोमेट्रिक तो लिया ही जाता है, तो बायोमेट्रिक डेटा में केवल आपका रेटिना आपका स्कैन, वो इसके अंदर आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। 35वां प्रश्न है, पैन कार्ड के लिए आप कहां पर आवेदन कर सकते हैं? मित्रों अगर आपको नया पैन कार्ड बनवाना है तो आप NSDL की वेबसाइट पर अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग सभी वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे करके आज की वीडियो में 35 हमने प्रश्न पढ़े हैं। आपके कितने सही हो रहे हैं आप अपने हिसाब से देख लो। इस वीडियो में आपके 20 से ऊपर प्रश्न सही हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी 70% से ऊपर परसेंटेज बनेगी अगर आपके 20 सही हो रहे हैं तो। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी इंतजार करते रहिए और रोजाना शाम को लाइव क्लास जरूर लिया कीजिए। सभी को राम राम, जय श्री राम, गुड बाय, नमस्कार।